जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज जो हमारे बात करने का विषय है वो है जिस तरीके से एक हाथरस के अंदर एक गैंगरेप होता है और एक परिवार के साथ में जिस तरीके से एक दुष्कर्म किया जाता है, ये सारी दुनिया ने देखा। ये किसी से ढका छुपा नहीं। और ये कहा जाता है कि मरने वाला आदमी अंतिम समय में कभी झूठ नहीं बोलता। और आखिरी आयाम के अंदर जिस तरीके से उस बच्ची ने सारी चीज़ें का इकरार किया कि उसके साथ में किस तरीके से पीड़ितों ने गैंगरेप, उस आरोपियों ने गैंगरेप किया, किस तरीके से उसकी ज़बान को काटा, किस तरीके से उसको मारा पीटा, उसकी कमर की हड्डी, उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया। तो कुछ दिन तक तो मीडिया बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोषियों को सज़ा मिलेगी और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन शायद मेरे ख़्याल से 70 सालों के अंदर ये हिंदुस्तान की तारीख़ का ये पहला ऐसा केस होगा कि जिसके अंदर मुजरिमों से सवाल करने की जगह पे पीड़ितों से सवाल किया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ लोग, राजनेता और कुछ मीडिया चैनल खुलकर मुजरिमों की सहायता कर रहे हैं और मुजरिमों को बचाने के लिए पीड़ित को मुजरिम बना के साबित कर रहे हैं। और किस तरीके से हाथरस मामले के ऊपर, जिसके ऊपर सारी दुनिया की थूथूकार हो रही है, उसके ऊपर सियासत की जा रही है, कहीं जातिवाद की, कहीं पॉलिटिक्स की। और उससे बढ़कर एक चीज़ और ये भी हो गई, अजीब और गरीब हो गई भैया, समझ के बाहर है कि जैसे हमारे योगी बाबा जो हैं यूपी के सीएम, वो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया PFI के ज़रिए बाहर से फंडिंग हुआ फसाद कराने के लिए। तो मेरा एक सवाल है, ये मेरे बहुत दिन से मेरे दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था कि इतने दिनों तक उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है, 14-15 दिन तक वो बच्ची ज़िंदगी और मौत से लड़ती रहती है। और उसके बाद जब वो बच्ची की डेथ हो जाती है और ये सोशल मीडिया के ज़रिए और छोटे मोटे चैनलों के ज़रिए, जो यूट्यूब चैनल हैं, इनके ज़रिए जब ये चीज़ हाईलाइट होती है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सैटेलाइट मीडिया जिसको कहा जाता है, वो इसमें इंटरफेयर करता है। उसके बाद ये देश का सबसे बड़ा केस बन जाता है। और जब ये चीज़ उजागर हो जाती है और इस चीज़ को भी तकरीबन 1 हफ्ते के ऊपर हो जाता है, तो उसके बाद सरकार को ये पता चलता है कि भैया 100 करोड़ रुपया बाहर से आया था, फसाद कराने की साजिश थी। तो उससे पहले IB और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या इनको नहीं मालूम था कि कहाँ से पैसा आ रहा है और क्या हो रहा है? ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो कोरोना काल के अंदर, कोविड-19 के अंदर, जब 1000-1500 के करीब मरीज़ थे, तब ये सारा इल्ज़ाम जमातियों के सर पे ठोकने की कोशिश की गई कि जमातियों ने कोरोना फैलाया, जमातियों ने ये किया, जमातियों ने वो किया। और वही जमाती बाद में जब प्लाज्मा डोनेट करने लगे और वो सारे जमातियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी करी, सरकार की ऊपर फटकार लगाई, तो सरकार चुप हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर कोविड के केस जो है 70 लाख के ऊपर पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ये बताया जा रहा है कि इसमें 4 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया जिनकी फसाद कराने की साजिश थी। तो मेरे भैया, पहले उस पीड़ित को तो इंसाफ दिखा लो, सियासत बाद में करना, राजनीति बाद में करना। मैं यही कहना, मैंने देखा है कि इसमें कई महिलाएं भी ऐसी हैं जो जातिवाद को लेकर चल रही हैं और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और पीड़ित को जिस तरीके से कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया है, ये एक अपने आप पे सवालिया निशान लगाता है। वहीं पर एक ढोंगी, मेरे मुंह से भी गंदी गाली निकल जाएगी उस हराम के जने के लिए, कि बाकायदा सोशल मीडिया पे आके कहता है कि पूरे हिंदुस्तान को चेतावनी देता है, पूरे हिंदुस्तान के राजनेताओं को चेतावनी देता है कि हाथरस में आके सियासत करोगे तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। तो क्या उसके ऊपर NSA लागू नहीं होता? उसके ऊपर देशद्रोह लागू नहीं होता, जो सारे पूरे देश को और देश की सरकार को धमकी दे रहा है? हाँ, वो दीपक शर्मा
हराम का जना, जिसने वो क्या नाम था उसका, कमलेश तिवारी को लेकर अपनी सियासत की दुकान चलाई, और उसी की वजह से कमलेश तिवारी की हत्या होती है। और कमलेश तिवारी की माँ बाकायदा ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड कहती हैं कि किन किन लोगों से ख़तरा था, किन किन लोगों ने क्या क्या किया। तब तो ये थोड़े दिन तक चुप बैठा था, लेकिन फिर ये हराम का जना निकल के आ गया मादरचोद। हाँ, और फिर जातिवाद की जिस पीड़ित के साथ में पीड़िता हुई होना, तो ये चाहिए था कि दुष्कर्म करने वाला मुजरिम, जुर्म करने वाला, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, उसकी जाति और उसके धर्म को ना देखें, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम जुर्म करो। हर धर्म ये कहता है कि तुम जुर्म होता हुआ देखो तो उसकी सहायता करो। लेकिन ये अपनी दुकान चलाने के लिए क्या दलित ठाकुर, मुस्लिम दलित, मुस्लिम ठाकुर, ये कर रहे हैं सिर्फ। तो कहाँ है वो देश के सेकुलर लोग? मैं ये कहूँगा कि आप लोग आएँ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और ऐसे निकम्मों को उनके अंजाम तक पहुँचाएं। फिर उसके बाद देखें आप वो गर्नप स्वामी भड़वा, उसको तो अर्नब स्वामी, मैं उसको गर्नप स्वामी कहूँगा, जो मादरचोद का बच्चा, शायद मेरे ख्याल से कोई नशा करके आता है, उसने एंकरों की धज्जियाँ उड़ा दी। जो मीडिया का जो अस्तित्व था, उस अस्तित्व को ख़त्म कर दिया। वो तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि पूछता है भारत, मेरे साथ में सारा भारत है। अबे तो जब तेरी टीआरपी का भांडा फूटा तो क्यों लोगों से भीख मांग रहा है? तेरे साथ में कोई पूरा भारत नहीं है मेरे बाबू, तेरे साथ में सिर्फ अंधे भक्त हैं, जिन्होंने अपनी आँख के ऊपर, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो मूर्ति को देखते हैं ना, तराजू लेके खड़ी रहती है, आँख पे पट्टी बनी रहती है, तो ऐसी तेरे साथ में वो अंधे भक्त हैं कि जिनको देश बर्बाद हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, देश की युवा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, देश के अंदर क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है वो नहीं दिख रहा है, देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है वो नहीं दिख रहा है, देश के अंदर भुखमरी बढ़ती जा रही है वो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो क्या दिख रहा है मालूम? बस मोदी है तो मुमकिन है। जैसे अभी मोदी जी कह रहे थे, मैंने सुना था सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी जी अब एक नई शोशा लेके आ गए। पहले तो भैया ऐसा लगा था कि गटर से गैस निकालेंगे, अब कह रहे हैं कि हवा में से ऑक्सीजन निकालेंगे। अरे भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, ज़रा हमें भी बता दो यार, हम भी कुछ कर लें, बहुत दिन से फालतू बैठे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे दुष्कर्म करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जो किसी पे भी जुल्म करता है उसकी जाति और उसके धर्म को ना देखें। जय हिंद।